नमस्कार, मैं नुपुर जारोली जैन आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। भारतीय किसान सत्य, ईमानदार और तपस्या की जीती जागती मिसाल है, जो कठिन मेहनत करके सूखी बेजान पड़ी धरती से संघर्ष करके उससे सोना उगाता है। कृषि ही उसकी शक्ति है और यही उसकी भक्ति है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सारी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ में आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। हमारे राज्य में मेथी की खेती हरी सब्जी और दाने दोनों के लिए करते हैं, लेकिन जो किसान दाने के लिए मेथी की खेती करना चाहते हैं वह इसकी उन्नतशील प्रजातियों का चयन कर मेथी की वैज्ञानिक तकनीक से बुआई कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि महाविद्यालय गंज बासौदा के डॉक्टर विजय कुमार यादव। मेथी की खेती के बारे में हम बात करते हैं तो हमें ये जानना जरूरी है कि इसके लिए हमको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। किसान भाइयों, मेथी की खेती से अधिक उपज मिले, इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप क्षेत्र के अनुसार उन्नत किस्मों का चयन कर बुआई करें। परंतु मेथी की कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं। बहुत ही उन्नत किस्में विकसित हो चुकी हैं और अगर किसान भाई इसका इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें उत्पादन भी अच्छा मिलता है। इन उन्नत किस्मों के आपको नाम बताता हूँ। लाम सिलेक्शन 1 के नाम से आती है, RMT 1, RMT 143 है और पूसा कसूरी। इस तरह की कुछ किस्में हैं जो कि उन्नतशील किस्में हैं और इसमें आपको उत्पादन अच्छा मिलता है। मेथी की फसल से अधिक पैदावार लेने में खेत की तैयारी और खाद व उर्वरकों का महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसके लिए किसान कौन सी खाद व उर्वरक ले और कितनी मात्रा में खेत में डाले, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं। मेथी की खेती के लिए किसान भाई जो है उचित जल निकास वाली जो रेतीली दोमट मिट्टी है उस तरह की भूमि का चयन करें, क्योंकि जहाँ पे भी जल निकास अच्छा होगा वहाँ पे आपके पौधे भी स्वस्थ रहेंगे और उनकी बढ़वार भी अच्छे से हो पाएगी। जो आप चयन कर रहे हैं वहाँ का pH मान भी जो करीब 6 से 7 हो। हमको पुराने जो हमारे फसल के अवशेष बचे हुए हैं पहले आप उनको निकाल दें, फिर भूमि को 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर या देसी हल के माध्यम से करने के पश्चात किसान भाई उसमें पाटा लगा दें। जब हम मिट्टी तैयार कर लेते हैं, खेत की तैयारी कर लेते हैं, तो हमको खाद और उर्वरक भी देने की ज़रूरत पड़ती है। आप खाद के रूप में अच्छे सड़े गोबर की जो खाद है 100 से 150 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से इस्तेमाल करें। मेथी की फसल जो है एक दलहनी फसल है। दलहनी फसल है इसलिए इसमें नत्रजन की मात्रा जो है हम लोगों को बहुत अधिक डालने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में हमको नत्रजन जो है 20 किलो, फास्फोरस जो है 40 से 50 किलो और जो पोटास की मात्रा है वो आप 20 से 30 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देंगे। तो नत्रजन की जो मात्रा है वो हम बुआई के समय आधी देते हैं, जबकि फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा हम शुरुआत में दे देते हैं। और जो बची हुई नत्रजन की मात्रा है वो किसान भाई जब भी अपने खेत में मेथी की फसल की कटाई करते हैं तब उस कटाई के पश्चात आप बची हुई शेष मात्रा का छिड़काव के द्वारा आप दे सकते हैं। अब किसान भाई को बुआई किस तरह से करनी है। वैसे तो मेथी की बुआई छिटकवा विधि से भी लोग करते हैं और कतार में भी करते हैं, लेकिन अगर आप कतार में बोनी करेंगे तो आप उससे आपके बीज दर जो है वो भी कम लगेगी और उत्पादन भी हमको अच्छा मिलता है। अगर हम कतार से कतार की बोनी करते हैं तो हमको 25 से 30 किलो जो है बीज लगभग लगता है। और अगर छिड़काव विधि द्वारा किसी किसान भाई ने बीज की बुआई करना है तो उसमें बीज की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, वो लगभग 35 किलो के आसपास लगती है। किसान भाइयों, मेथी की फसल को कीट व रोगों के प्रकोप से बचाव का सबसे सस्ता व अच्छा उपाय है बीजोपचार। तो इसके लिए कार्बेंडाजिम दवा 3 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। बोनी के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारी फसल की बुआई है उसके लिए कतार से कतार के बीच जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर रखें एवं जो पौध से पौध की दूरी है वो लगभग 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। और बीज भी बहुत अधिक गहराई पे नहीं बोना चाहिए, 4 से 5 सेंटीमीटर जो है उपयुक्त है। आप उससे ज़्यादा अगर गहरा बोएंगे तो फिर बुआई के बाद उसके बीज के अंकुरण में दिक्कत आती है। किसान भाइयों, मेथी की बुआई के बाद कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी है, इस हेतु सुझाव के लिए आइए मिलते हैं।
अब जब हम अपनी फसल की बुआई कर देते हैं तब हमारी फसल में एक सबसे अधिक समस्या आती है। अन्य खरपतवार के पौधे भी होते हैं जो उगते हैं, हमारी फसल के साथ ही आते हैं, उनका नियंत्रण हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। तो किसान भाई देखते हैं, पहली निदाई गुड़ाई आप 25 दिन पे करें और उसके 15 दिन के अंतराल के बाद आप दूसरी, और इस तरह से खेत में खरपतवार की उपस्थिति के हिसाब से हर 15 दिन के अंतराल पे आप चाहें तो खरपतवार का नियंत्रण कर सकते। कि हमको सिंचाई पे भी विशेष ध्यान देना है। तो मेथी की खेत में आपको हल्की सिंचाई देनी है, बहुत अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपने अधिक सिंचाई दे दी और जल भराव की स्थिति आती है तो वहाँ आपके पौधे भी पीले हो जाएंगे और खेत में बढ़वार भी रुक जाती है। तो किसान भाई जो है खेतों में हल्की सिंचाई करें। तो इस तरह से आप मेथी की खेती कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की तरफ। प्रदेश के अधिकतर किसान भाई खेती के साथ ही गाय भैंस का भी पालन करते हैं, लेकिन इन पशुओं में अंतः और बाह्य परजीवियों की समस्या देखने को मिलती है, जिनकी रोकथाम नहीं की गई तो पशुओं का स्वास्थ्य खराब हो जाता है और दूध का उत्पादन भी कम मिलता है। तो पशुओं में परजीवियों की समस्या से बचाव और उसकी रोकथाम कैसे की जाए, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के डॉक्टर राहुल सेहर। पशुओं में बाह्य और भीतरी कृमि पर और जो एक्टोपैरासाइट हैं और एंडोपैरासाइट हैं, दोनों के ऊपर चर्चाएं करेंगे। तो किसान भाइयों, पहले हम बाह्य परजीवियों को लेते हैं, जो जिनको हम किलीली, गिचूड़ी या मिडुला बोलते हैं या पिस्सू बोलते हैं। तो किसान भाइयों, ये जो एक्टोपैरासाइट है ये सबसे पहले तो जानवर से जानवर में फैलता है, और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो इनके कारण और ज़्यादा फैलती हैं, दूसरे पशुओं में देखने को मिलती हैं, जैसे बेबेसियोसिस है, थाइलेरियोसिस है, जो एक्टोपैरासाइट से फैलती हैं। इनसे भी अपने पशुओं को बचा सकते हैं। अक्सर देखने में आता है कि हमारे कुछ पशुपालक भाई अपने दुधारू पशुओं में आने वाले बाह्य परजीवियों पर ठीक तरह से ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसका विपरीत प्रभाव पशु के स्वास्थ्य के अलावा उसके दुग्ध उत्पादन पर भी देखने में आता है। ये बाह्य परजीवी पशुओं का खून चूसकर उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं, जिससे पशु कमजोर और बीमार पड़ जाते हैं। तो किसान भाइयों, जो बाह्य परजीवी हैं, इसके लिए हम देसी नुस्खों में, जैसे कि नीम है, उसका काढ़ा बना के नीम को उबाल के उसका जो तेल है उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बाज़ार में जैसे आपके साइपरमेथ्रिन, फ्लूमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन ऐसे तत्व हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पशुपालक भाइयों, इन दवाओं का घोल बनाकर पशु के शरीर पर अच्छी तरह से लगाएं, लेकिन इनका प्रयोग करते समय कुछ सावधानी बरतें। जैसे दवाई लगाने के समय बड़े पशु या बछड़े बछड़ियों के मुंह में मुसीका लगा देना चाहिए, जिससे वो अपने शरीर को चाट ना सके, जिससे पशु को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। जो भीतरी परजीवी हैं, ये स्पेशली जब हवा में नमी बढ़ जाए और गर्मी पड़े, इस समय ये परजीवी ज़्यादा पनपते हैं, ज़्यादा फलते फूलते हैं, ज़्यादा फैलते हैं। और क्योंकि इनके अंडों के सीजने के लिए जो समय है वो, और जितना टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी चाहिए वो इस मौसम में इनको मिल जाती है। किसान भाइयों, अंतः परजीवी जैसे गोल कृमि, फीता कृमि आदि पशुओं में दूषित चारा दाना खाने से और नदी, पोखर, तालाब का गंदा पानी पीने पर पेट में हो जाते हैं, जो पशुओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं, जिससे पशुओं में कई तरह की बीमारियां होने की संभावना रहती है। तो आप अपने दुधारू पशुओं को इन अंतः परजीवियों से कैसे बचाएं, आइए जानते हैं। अब बात करें किसान भाइयों के, हमको जो जानवर के भीतर जो कृमि है, इनकी सफाई कैसे करनी है, कब करनी है। तो किसान भाइयों, कब करनी है इसका निश्चित समय यह है कि हमें हर अपने जानवर की पेट की सफाई, अगर वो चरने जाता है तो हर 3 माह में करनी है, और अगर वो चरने नहीं जाता है तो हर 6 माह में करनी है। जो प्राजीक्विंटल है, प्राजीक्विंटल आप दे सकते हैं 50 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट से दिया जाता है। और बाकी जानवरों में जैसे सबसे कॉमन दवाई एल्बेंडाजोल है, एल्बेंडाजोल का यूज़ कर सकते हैं आप। और एक्टो एंडोपैरासिटिसाइड यानी कि भीतरी और बाहरी दोनों के लिए आप यूज करें तो आप आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन या डोरामेक्टिन, उससे जो एडवांस इंजेक्शन है डोरामेक्टिन को यूज़ कर सकते हैं। हमें जानवर को अच्छा चारा, अच्छी चीज़ें उपलब्ध करानी है, स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की तरफ। फसल चाहे जो भी हो, रोग और कीटों की समस्या आती रहती है,
और जब फसल पर इस तरह की समस्याएं आ जाती है तो दवाओं पर खर्च तो होता ही है और फसल से मिलने वाली उपज भी कम हो जाती है। ऐसी समस्याओं से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है बुआई से पहले बीज का उपचार करना। तो बीज उपचार की तकनीक क्या है, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, बहुत पुरानी कहावत है कि जो जैसा बोता है वो वैसा ही पाता है। इसलिए किसी भी फसल के बीज की बुआई से पहले बीज और उसके उपचार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि फसल से मिलने वाले उत्पादन में इसकी एक अहम भूमिका रहती है। किसान भाइयों, किसी भी फसल के उत्पादन के लिए बीज एक महंगा आदान है, जो फसल उत्पादन की कुल लागत का लगभग 20 से 30% भाग अकेले बीज पर ही खर्च हो जाता है। अतः स्वस्थ फसल प्राप्त करने के लिए हमें बीजों को बीमारियों से दूर रखना चाहिए, जिसके लिए हमें फसलों को बोने से पहले बीजोपचार करना चाहिए। बीजोपचार का उद्देश्य न केवल बीज और मृदा जनित बीमारियों की रोकथाम करना होता है, बल्कि ये अंकुरण के बाद पौधों को नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रदान करता है, जिससे फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। किसान भाइयों, बीजों का शोधन FIR प्रणाली द्वारा किया जाता है, यानी आप पहले बीज को फफूंदी नाशक, फिर कीटनाशक और उसके उपरांत राइजोबियम कल्चर या एजेटोबैक्टर इत्यादि से उपचारित करें। इसके बाद जो PSB कल्चर यानी फास्फोरस घुलनशील जीवाणु, उससे बीज का शोधन करना चाहिए। किसान भाइयों, बीज शोधन करने की जो विधियां हैं, उनमें प्रमुख रूप से है सूखी विधि, जिसमें बीज को सूखे रसायनों द्वारा शोधित किया जाता है। इस विधि में सीड ट्रीटिंग ड्रम अथवा घड़े का प्रयोग किया जाता है। बीज की मात्रा के अनुसार दवा को मिला करके ड्रम में अथवा घड़े में 5 से 10 मिनट तक उसको रोटेट करते हैं, जिससे दवा बीज के ऊपर परत बना ले। और दूसरी जो विधि है लेप विधि, इस विधि में दवा को थोड़ा सा गीला करके पेस्ट बना लेते हैं। इसके बाद बीजों का शोधन कार्य करते हैं। यदि आप इस तरह बीजों का शोधन कार्य करते हैं तो दवा आसानी से बीजों के ऊपर चिपक जाती है। तीसरी जो बीज शोधन की विधि है वो है घोल बना करके बीज शोधन करने की। इस विधि में दवाओं का घोल तैयार करते हैं। बीज शोधन के लिए बीज को 5 से 10 मिनट तक इस घोल में डुबो देते हैं। उसके बाद बीजों को निकालकर फिर छायादार स्थान पर फैला दें और इसके बाद बीजों की बुआई करें। इस तरह किसान भाइयों, ये बीज शोधन की प्रमुख 3 विधियां हैं। बीज शोधन करने से लाभ यह है कि जमाव प्रतिशत बढ़ जाता है। दलहनी फसलों के बीज शोधन का कार्य पहले कवकनाशी से, फिर कीटनाशी से और उसके बाद राइजोबियम कल्चर से करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि 15 से 40% तक उपज में बढ़ोतरी हो जाती है और 50 से 60% तक नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। इसी तरह किसान भाइयों, यदि आप तिलहनी फसलों का बीज पहले कवकनाशी, फिर कीटनाशी और इसके बाद एजेक्टोबैक्टर से बीजों का शोधन करते हैं, तो आपको तिलहनी फसलों से आगे चलकर अधिक उपज की प्राप्ति होगी। किसान भाइयों, यदि आप PSB से बीज शोधन का कार्य करते हैं तो मिट्टी में जो आप फास्फोरस या DAP देते हैं, उसको ये जीवाणु घुलनशील अवस्था में परिवर्तित करके पौधों को उपलब्ध कराते हैं, जिसके कारण उपज में काफी बढ़ोतरी होती है। किसान भाइयों, बीज के शोधन के समय कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। उनमें सबसे प्रमुख है कि बीज शोधन के लिए जो दवा आपको बताई जाए, उसकी उचित मात्रा का ही प्रयोग करें। बीज शोधन का कार्य करते समय हाथ में दस्ताने अवश्य पहने। इसके अलावा बीज शोधन के बाद बीजों को तुरंत बुआई हेतु प्रयोग में लाएं। और यदि राइजोबियम कल्चर से बीज शोधित हैं, तो ऐसे बीजों की बुआई आप शाम के समय ही करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्नों को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम अकोलिया, जिला उज्जैन के सोमेश पटेल ने। आपने इसबगोल की खेती के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। इसबगोल एक बहुत ही बढ़िया, आप जानते हैं कब्जियत में, पेट दर्द में, आपके डायरिया हो, डिसेंट्री हो, इसमें काफ़ी लाभदायक ये फसल है। तो ऐसे जगह इसका चुनाव करते हैं जहाँ पर बलुई दोमट भूमि हो, वो जल निकास की उचित व्यवस्था हो। ये हम अक्टूबर नवंबर का खेत तैयार करते हैं और नवंबर में हम फर्स्ट वीक में इसकी हम
बिजाई करते हैं। और बिजाई जो है हम इसके एक्चुअली ये अगर पटलिंग कर करके अगर हम करते हैं तो जमाव 100% जमता है। किसान भाइयों, अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो आप गोबर की खाद 10 टन प्रति हेक्टेयर खेत की तैयारी के समय प्रयोग में लाएं और इसके अतिरिक्त यूरिया 65 किलोग्राम और DAP 156 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग में लाएं, जिसमें यूरिया की आधी और DAP की पूरी मात्रा बुवाई के समय खेत में मिला दें और यूरिया की शेष मात्रा को बुवाई के 35 दिन पर फसल में प्रयोग करें। हमारी जो प्रमुख प्रजातियां हैं ये गुजरात इसबगोल 1 है, गुजरात इसबगोल 2 है, जो हमारे काफ़ी एरिया में ये प्रचलित हैं। तो इसके बीज की मात्रा कम से कम 3 या 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसको बीज लेते हैं। किसान भाइयों, बीज की बुवाई से पहले उसका बीजोपचार करना बेहद जरूरी होता है। इसीलिए आप इसबगोल के प्रति किलोग्राम बीज को मेटालेक्सिल 35 SG दवा की 5 ग्राम मात्रा से उपचारित कर लें। इसके बाद ही आप बीजों की बुवाई करें। इसकी पडलिंग के द्वारा करें। एक बार लेव लगा दें, उसके ऊपर राख में मिला करके या बालू मिला करके छिड़क दें। छिड़कने के बाद 15-20 दिन के बाद ये जमाव 100% हो जाता। जमाव होने के बाद इसके बाद हम रो उसको ऐसा करते हैं कि 30 सेंटीमीटर रो से रो और पौधा करीब 25 सेंटीमीटर के दूरी पर उसको हम थिनिंग कर लेते हैं। ब्रांच कम से कम एक पौधे से करीब 10-12 ब्रांच निकलते हैं। तो 10-12 ब्रांच निकलेंगी तो उसमें 10-12 या 10-20 ब्रांच निकलते हैं तो स्पाइक निकलती है। उसी स्पाइक में इसके सीड होते हैं और ये जो सीड करीब आपको 3-4 माह के बाद जब मार्च अप्रैल होता है, जैसे आपने जिस हिसाब से मौसम जैसा हो और टेम्परेचर के आधार पर कम से कम अप्रैल में ये पक जाता है। करीब 1 से 1.5 कुंटल के लगभग बीज की ये जो हस्क होता है ये ऊपर का, और इसकी बीज की मात्रा 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। इसको हम ग्राइंडर द्वारा उस पर एक परत छिलका निकलता है जो हस्क है, जो वही इसबगोल की भूसी है। उसी भूसी को हम पैक करके हम जो बाजार में देखिए कि अगर 50 ग्राम है तो 150-200 रुपये की आती है। तो किसान भाई इसकी खेती ऐसे जगह चुनाव करें जिससे कि ये अच्छा इसको उत्पादन ले लें। अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। रबी फसलों के बीज खरीदते समय ध्यान देने योग्य जरूरी बातें।
परवल की करें वैज्ञानिक तकनीक से खेती और पाए अधिक उपज। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।